अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या खूबसूरत ये असलियत में मैं देखा और मैं ऐसा हो गया था। अलेक्जेंडर पोप की बेलिंडा और मेरे लिए ऐश्वर्या। अमरीश पुरी आपके कौन लगता है? ये बचपन से रहस्य है, इसको रहस्य रहने। ये जो मेजर क्वेश्चन है आज का, क्या आप सिंगल हैं? इससे बेहतर भी कुछ नहीं हो सकता है। मैं टाइटैनिक की ऐसी जहाज उस पे बैठा हूँ ना बर्फ पे कि मेरी रोज भी मेरे साथ नहीं है। बताइए, अकेला जैक मर रहा है पानी के अंदर बैठा बैठा। क्रोनोलॉजी बेसिकली एक टाइमलाइन देखा है और मैं क्रोनोलॉजी बोलता हूँ, क्रोनोलॉजी ये मुझे नहीं आ रहा है यार। तो अवध ओझा की मुझे वो बात याद आ गई यहीं से, जो अवध ओझा साहब कहते हैं कि राजा बनिए साहब। राजा वही है जिसने क्या कहते हैं आईएएस का पेपर निकाल लिया, पापा के सामने गए, बोले पापा नौकरी नहीं करनी, ये लो पेपर फाड़ के फेंक दिया और नौकरी छोड़ दी। आपने तो ये करके दिखा दिया। 23 साल की उम्र में आपने जॉब ली, मम्मी पापा के सामने आके पेपर फाड़ दिया, बोले मुझे नहीं करनी गवर्नमेंट जॉब। हेलो, माय नेम इज अभय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये आप सेटअप देखकर समझ गए होंगे कि भाई आज मैंने एक पॉडकास्ट सेटअप कर रखा है। एक्चुअली मैंने नहीं किया है, किसी की बदौलत ये सेटअप हो पाया है। ऐश्वर्या पुरी, ये इंग्लिश लिटरेचर में इस इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नाम यहाँ पे हम देख रहे हैं। और मैंने उन्हें बहुत सारी रिक्वेस्ट करी कि मैम प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मैसेज पर उन्हें रोज डीएम करता था। मेरा नित नियम था भगवान की पूजा और ऐश्वर्या मैम को मैसेज। तो उन्होंने फाइनली मेरा मैसेज देख लिया। उन्होंने बोला आप मुंबई आ रहे हैं, सॉरी आप गुड़गांव आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे गुड़गांव बुला लिया और भाई आज ये पॉडकास्ट हो रहा है। इतना सस्ता चिंदी आदमी हूं मैं, 10 रुपए की कॉफी पिलाई है उन्हें, सुबह सुबह 9 बजे उठा दिया, उनकी नींद खराब करी है और उन्हीं के सेटअप में मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। देख रहे हो दिमाग। चलिए अब मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। सबसे पहले गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कोई नहीं है यहाँ पे, मैं खुद ताली बजा लेता हूँ फॉर ऐश्वर्या पुरी मैम। मैं अब से पहले किसी इंट्रोडक्शन में इतना कभी नहीं हंसी हूँ। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आ गए हैं यार, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, थैंक यू तो मुझे ही बोलना चाहिए। दरअसल बात इतनी सी है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे थैंक यू बोलूँ। लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं, मेरे भी बहुत सारे सपने हैं और मैंने एक बकेट लिस्ट बना के रखी है। बाल्टी पे ही मैंने लिस्ट लगा दी है। तो मैंने अपनी विशेष की एक बकेट लिस्ट बना के रखी है जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। मैं जाकिर खान को इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उसमें एक लिस्ट है कि यार मैं लिटरेचर की फैकल्टी इंडिया के अंदर ऐश्वर्या पुरी मैम से बात करना चाहता हूँ। एंड आई एम नॉट लाइंग, मतलब इसलिए नहीं कि पॉडकास्ट है लोग देखेंगे और कहेंगे कि क्या बात है। सीरियसली जेन्युइनली मैं आपसे मतलब मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, पर वो ऐसे हो जाएगा। सपने देखना और ऐसे पूरे होना, ये मुझे विश्वास नहीं आ रहा है। सपने देखो और सपनों को पूरा कर रहा है आपके लिए और मेरे लिए अड्डा 24/7। तो आई थिंक सबसे पहले तो एक बार तालियां अड्डा 24/7 के लिए। थैंक यू सो मच टू दिस चैनल, टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे भी मौका दिया और आपको मैं बुला सकी, मुझे इतना एम्पावर किया। और अड्डा 24/7 सिर्फ लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करवाने का अब एक स्पेस नहीं है, अभी एक ऐसा स्पेस भी बन रहा है जहाँ हम लोगों तक लिबरेशन, इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट पहुँचा रहे हैं। सो वेरी प्राउड एक्चुअली कि आप यहाँ आए और आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकें। मैम जैसे अड्डा 24/7 बहुत ही सक्सेसफुल चैनल है इस टाइम पे। आपको पता है मार्केट में एक लड़का और आया अपना नया चैनल लेकर। वो लड़के का चैनल सब्सक्राइब्ड है ऑलरेडी। ओह माय गॉड, डालो यहाँ, मैं मरना चाहता हूँ। कुर्सी से कूद के जान देना चाहता हूँ। इसकी पहले की मैं थोड़ी सी बात बता दूँ कि आप सब लोग ना, मैं बता रहा हूँ कुछ मिस कर रहे हो यार अपनी ज़िंदगी में। मेजर मिसिंग आपकी ज़िंदगी में ये है कि मैंने अभी तक ऐश्वर्या मैम को स्क्रीन पे देखा था और मैंने पहली बार उनको असलियत में ऐसे मतलब रूबरू होकर देखा, फेस के सामने, शक्ल के सामने, नींदों में मतलब अरे खैर वो तो मेरा। चलिए, तो मैंने असलियत में उनको देखा और मैं सच कह रहा हूँ कि आप बहुत मेजर मिसिंग कर रहे हैं। ये जितनी खूबसूरत अच्छे से पढ़ाती है ना स्क्रीन पर, जितनी वेल मेंटेन सब कुछ अपनी बात करती हैं, सब चीज़ें करती हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत ये असलियत में मैं देखा और मैं ऐसा हो गया था जिसमें क्या कह रही मैम आप? क्या डन, बहुत अच्छा। तो मेरे साथ ऐसा हो गया था जब मैंने इनको देखा था। फराज साहब की एक लाइन मुझे याद आती है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ऐसा है तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है जब वो बात करती है तो बातों से फूल झड़ते हैं, ऐसा है तो चलो उससे बात करके देखते हैं। अब मैं खुद को मक्खी मच्छर बता रहा हूँ यहाँ पे। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। तो ऐसा ही है कि इतनी खूबसूरत हैं अलेक्जेंडर पोप की बेलिंडा और मेरे लिए ऐश्वर्या मैम। लिटरेचर वाले बच्चे समझ पर गए उसको आपको अपने सैटाराइज भी कर दिया था। हाँ, सैटराइज नहीं करने वाला हूँ मैं बिल्कुल भी। मैं पोप से कुछ सीखा भी हूँ मैम। ठीक है। सो अब ऐश्वर्या मैम मेरे साथ हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि अमरीश पुरी आपके कौन लगते हैं? ये बचपन से रहस्य है, इसको रहस्य रहने देते हैं। ठीक, चलिए मैं इस बारे में बात करूंगा कि यार जिसके लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, ये जो मेजर क्वेश्चन है आज का, क्या आप सिंगल हैं? मुझे वही इंटरेस्ट है, देखिए। बताइए मैम।
I have a secret boyfriend अरे बाप रे बाप। that nobody knows of, but everyone must know that he's there. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा यार, एक्चुअली आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ, व्हाई यू चूज लिटरेचर, लिटरेचर कैसे चूज किया? मैं अपनी बहुत छोटे शहर से आता हूँ, वहाँ पे नेट का मतलब ही नहीं पता लोगों को, बताइए थोड़ा सा। So मेरे लिए literature has always been a part of my life because my parents are lecturers and more than that they're appreciators of art and culture in general. तो मैं बचपन से ही शायरी सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, शायरों को सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। मेरे नाना जी भी शायरी किया करते थे और कल्चर का अप्रिसिएशन घर पे बचपन से रहा है। ऑल्दो मेरा इंक्लिनेशन वॉज मोर टुवर्ड्स साइंस, सो +2 साइंस से करके एंड देन आई डिसाइडेड कि अब कुछ ऐसा ही करना चाहती हूँ ज़िंदगी में जहाँ पर मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिस्टिक स्किल्स और क्रिएटिव स्किल्स का यूज़ कर सकूँ। एंड सो आई डिसाइडेड ऑन इंग्लिश। फॉर मी एक बहुत अच्छा हेल्प मुझे कर दिया था मेरे बचपन के ड्रीम ने। मेरा बचपन का ड्रीम था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई करनी है। देयर वाज समथिंग अबाउट दैट कॉलेज, आई डोंट नो। मैंने 7th-8th स्टैंडर्ड में वी चैनल पे कुछ उसका फेस्ट का कुछ देखा था एंड सिंस देन आई हैड ड्रीम्ड ऑफ बीइंग देयर एंड मैंने अपने उस सपने को पूरा किया। +2 में अच्छे मार्क्स लेकर आई वेंट टू हिंदू कॉलेज एंड दैट वाज अ टर्निंग मोमेंट इन माय लाइफ। दैट वाज अ मोमेंट आई रियलाइज बिकॉज मेरे आसपास इतने सारे लोग थे और हमारा एक फेमस वी ट्री था। वी ट्री के नीचे बैठकर पॉलिटिक्स डिस्कस किया करते थे और पोएट्स को डिस्कस किया करते थे और सोसाइटी को डिस्कस करते थे। वो एक डिसाइसिव मोमेंट था बिकॉज ना कि सिर्फ उसने मुझे अपनी लाइफ की एक जर्नी डिसाइड करने में मदद की बट एट द सेम टाइम क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप करने में मदद की। सो दैट मैं बहुत जल्दी रिसर्च, पेपर राइटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस की तरफ आ गई एंड देन द रेस्ट इज द हिस्ट्री। आई मीन एकेडमिक्स वाज द वे टू गो। हमने पता है कि आपने गवर्नमेंट जॉब को चुना और उसके बाद उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया, क्यों, ऐसा क्यों? गवर्नमेंट जॉब को भी आप एक बार साइड में रख दीजिए। आप वो बनना चाहते हैं जो आप देखते हैं और जिसको आप आइडियलाइज करते हैं। सो मेरे घर में जनरेशन्स ऑफ टीचर्स एंड एजुकेटर्स रहे हैं एंड आई हैव सीन माई मदर एंड माई फादर क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर एजुकेटर्स एंड दे आर पैशनेट एजुकेटर्स। कुछ लोगों की सोल होती है, उनकी सोल एक डायरेक्शन लेकर ही आई थिंक इस वर्ल्ड में आती है एंड देन वो उसी रास्ते पे चलते हैं और वो उसमें अकॉम्प्लिश भी करते हैं अपने आप को। So my parents have been like that and I've looked at them, I looked at the life that they had built for themselves and for their children और मुझे लगा that this is the way to go and this is what I want to do. So मैंने उसको इतना गवर्नमेंट प्राइवेट की तरह नहीं लिया था so as to say मेरे लिए मुझे कॉलेज में पढ़ाना था जहाँ पर मैं ओपन डिस्कशंस कर सकती थी अपने स्टूडेंट्स के साथ और हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते थे एंड लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट आप जानते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। आई मीन हम पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर सकते हैं, सोसाइटी भी डिस्कस कर सकते हैं, जेंडर इश्यूज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं, सब कुछ ही डिस्कस कर सकते हैं। सो मुझे बस एक ऐसे फोरम पे पहुंचना था जहाँ पर मैं ओपन डिस्कशंस कर सकती एंड इंडिया में रहते हुए आई मीन गवर्नमेंट जॉब इज़ द वे टू गो बिकॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वे दैट UGC के नॉर्म्स के अंडर मैं आ जाना चाहती थी बिकॉज वो इट ऑल्सो मेक्स योर लाइफ सिंपलर एज अ टीचर बीइंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। आपको UGC की ग्रांट्स मिल सकती हैं, आप रिसर्चेस कर सकते हैं, वर्क आज अ वेरी कंफर्टेबल, एक बहुत ही परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस आपका रहता है, आप अपनी फैमिली को इन फ्यूचर टाइम दे सकते हैं। सो सब कुछ परफेक्टली मिक्स हो रहा था वहाँ पर, सब कुछ सेट हो रहा था गवर्नमेंट कॉलेज की जॉब में, तो इसीलिए मैंने उसको डिसाइड किया। अब ये हम गवर्नमेंट जॉब्स और उसके पक्ष के बारे में बात कर रहे थे। अब सब लोगों का सपना है कि भाई मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जो भी लिटरेचर को या फिर UGC नेट को परस्यू कर रहा है। राइट, तो क्या क्या पर्क्स मिलते हैं मैम? पर्क्स तो बहुत ही कमाल के हैं। पहली बात आपका पे बैंड 10 है, पे स्केल 10 जो इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट में है। मतलब इससे आपको ऊपर जाना है तो आपको ONGC या उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना है, अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब में वन ऑफ द हाईएस्ट पे स्केल्स आपको मिल रहा है। इन हैंड सैलरी इज अमेजिंग। इसके अलावा द वर्क आवर्स दैट आई मेंशन, यू डोंट हैव टू डू अ 9 to 5, इट्स ओनली करंटली इट इज 5 and 5.5 hours का स्टेक कॉलेजेस में मैंडेटरी। अभी आई थिंक UGC ने थोड़ा नॉर्म्स को चेंज करके उसको 7 hours बढ़ाने की बात की है, बट अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली ज़्यादा जगह हुआ नहीं है। पर्क्स को आप आई थिंक अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पर्क्स हर इंसान के लिए सेपरेट होते हैं। अगर मैं मॉनेटरी पर्क्स की बात करूं तो पे बैंड 10 आपका है यहाँ पर, पे स्केल 10 एंड आप ज्वाइनिंग में ही आप 1 लाख के अमाउंट के काफ़ी करीब हैं। विद इन 1 to 2 years ऑफ सर्विस आप 1 लाख का वो अमाउंट भी टच कर लेंगे बहुत ही जल्दी। सो
मनी वाइज आई मीन इट इज़ ग्रेट एंड बिसाइड्स दैट आपको अभी तो खैर पेंशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बट मे बी इन फ्यूचर अगर वो उसको फिर से इम्प्लीमेंट भी करते हैं देन अगेन इट विल बी अ ग्रेट थिंग एंड आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी नेट वहाँ पर रहता है, जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंट है. अगर मैं इसको बात करूँ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे नहीं लगता इस जॉब से बेहतर कहीं पर भी है बिकॉज करंटली गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5.5 घंटे का स्टे है जो मैंडेटरी है. दैट मीन्स अगर आप 9 बजे भी ऑफिस अपने कॉलेज जा रहे हैं तो आप बाई 2:30 यू आर फ्री, बाई 3:30 यू आर होम. तो आप रोज अपने घर वालों के साथ बैठ के ही लंच करेंगे. क्या बात है. मैंने पूरा बचपन अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा भाई सबके साथ बैठ के ही लंच किया है बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स जो उन्होंने अपने फादर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाइनिंग टेबल पे साथ बैठ के खाते नहीं देखा. देयर वर जोक्स कि जब कोविड हुआ तो बच्चा माँ से पूछ रहा है मम्मी मम्मी अंकल कौन है, इनको तो फोटो में देखा है तो बोलती नहीं बेटा ये तुम्हारे पापा है घर आ गए. सही बात है. अगले को पता ही नहीं है. तो वो नहीं रहता. आप अपने फैमिली लाइफ पे बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये जॉब आई मीन पर्क्स वाइज अगर मैं बोलूँ तो जितना आप इसमें लर्न और ग्रो करते हैं इस जॉब में रहते हो दैट्स ब्रिलियंट बिकॉज कॉलेज में रहते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. सो आप उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपने आप को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड रख सकते हैं एंड इट्स ग्रेट. आई मीन कुछ भी मुझे नहीं लगता कुछ भी खराब है इस जॉब में. तो आप ये कहना चाहती हैं कि ये जो गवर्नमेंट जॉब थी जी वो एनिमल में अनिल कपूर से ज्यादा अच्छी जॉब थी. भले वो बिजनेसमैन था, अपने बेटे को टाइम ही नहीं दे पाया, देता था. हाँ. लेकिन आप जो है इस जॉब को करके आप एक एनिमल नहीं बनाएंगे अगर आप इस जॉब में आ जाते हैं. ब्रो किल इट. क्या बात है. एनिमल नहीं बनाएंगे. लेकिन अब मुझे लग रहा है, अब तो मुझे बात करते करते लग रहा है अरे मैंने ऐसी नौकरी छोड़ दी, कमाल ही कर दी. तो अवध ओझा की मुझे वो बात याद आ गई यहीं से जो अवध ओझा साहब कहते हैं कि राजा बनिए साहब. राजा वही है जिसने क्या कहते हैं आईएएस का पेपर निकाल लिया, पापा के सामने गए, बोले पापा नौकरी नहीं करनी, ये लो पेपर फाड़ के फेंक दिया और नौकरी छोड़ दी. भाई साहब पूरी समाज उसको इज्जत दे रहा, लड़का नहीं करना चाह रहा नौकरी. तो आपने तो ये करके दिखा दिया. 23 साल की उम्र में आपने जॉब ली, मम्मी पापा के सामने आके पेपर फाड़ दिया, बोले मुझे नहीं करनी गवर्नमेंट जॉब. कैसे आया ये करेज? डर नहीं लगा? क्या था? अबे जमाने के सामने इज्जत कमाना बहुत ज़रूरी है और मुश्किल भी, मतलब आसान भी नहीं है, मुश्किल भी है. बट मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे खुद के मन में खुद के लिए इज्जत कमाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और वो जो भी खुशी आपको एक्सटर्नल फैक्टर से मिल सकती है एज लॉन्ग एज आप इंटरनली बहुत खुश नहीं हैं तब तक कुछ भी मैटर नहीं करता है. दैट्स व्हाट आई फील. एंड मे बी ऐसे होंगे लोग जो अगर अपने पैशन को ना भी फॉलो करे तो चलेगा और उनकी लाइफ फिर भी चलती रहेगी. कुछ रुकेगा नहीं. मतलब इसमें जावेद अख्तर साहब का एक शेर है इसमें कि काश तेरे जाने पे कुछ फर्क तो पड़ता जीवन में. तो वो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई शेर भी पढ़ती हैं भाई. ओह माय गॉड, ये ग्रीन फ्लैग ग्रीन फॉरेस्ट भाई. कुछ तो फर्क पड़ जाता है आप सोचते हैं, पर कुछ लोगों का नहीं पड़ता है फर्क उनके जीवन में अगर वो पैशनेट नहीं है तो या अपने सपनों को नहीं जीते हैं तो. पर मैं वैसी कभी से नहीं रही हूँ. मैंने एक्चुअली कभी सोशल स्टैंडर्ड्स या सोशल नॉर्म्स के बारे में नहीं सोचा है. एंड थैंकफुली आई वाज ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मुझ पर वैसा कोई प्रेशर नहीं डाला कि तुमने ज़माने का सोच के करना है. उन्होंने हमेशा मुझ पे बिलीफ रखा. जब आप खुद पे बिलीफ रखते हो और आपको पता है कि आप किसी और चीज़ के लिए, किसी ग्रेटर कॉलिंग के लिए मेंट फॉर हो, वो एक पॉइंट पे हिम्मत आ जाती है. बिल्कुल, है ना. जैसे आज मुझे कोई सडनली बोल दे कि तुमने रातों रात इंडिया छोड़ के यूरोप या अमेरिका शिफ्ट हो जाना है, तो वो सोच के मुझे डर लगेगा, नहीं कर पाऊंगी. लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता मुझ में ऐसी क्या हिम्मत आई. आप इसको एक डिवाइन इंटरवेंशन कह सकते हैं. डिवाइन इंटरवेंशन स्टूडेंट्स UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर तो डिवाइन इंटरवेंशन कह सकते हैं. आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, आई डोंट नो, पर वो आ जाती है उस वक्त हिम्मत. सो इस कहानी से आई थिंक हम सबको जो सीखना चाहिए वो ये है कि आपकी लाइफ में बहुत कम ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको एक इंटरनल कॉलिंग आएगी और वो इतनी स्ट्रांग आएगी कि आप सो नहीं पाओगे, दिन रात वही चीज़ आपके सर पे सवार होगी, फिर कुछ सही गलत समझ नहीं आएगा, लोग आपको पागल कहेंगे, पर पागल ही सही. बट अगर आपने उस वक्त उस वॉइस, उस कॉलिंग को परस्यू नहीं किया, इफ यू डोंट जंप अपॉन दैट अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट मी द विंडो विल क्लोज फॉरएवर. मतलब वो मोमेंट हाथ से चला जाएगा और फिर उस वक्त जो एवेन्यूज ओपन हो सकते थे वो नहीं ओपन हो पाएंगे. सही बात है. जो भी आपने कहा वो एक शेर भी है कि जन्नत कैसी है, जान मांगती है, तो मरना बहुत जरूरी है. मरना बहुत जरूरी है, तभी जन्नत आपको नसीब होगी. That's right. You have to have a rebirth. एंड अगर वो रीबर्थ नहीं होता तो आज हम भी आमने सामने नहीं होते और ये अपॉर्चुनिटी भी हमें नहीं मिल रही होती. और तब सिर्फ
तब सिर्फ मेरे पास एक नौकरी थी। आज मैं कह सकती हूँ कि मैंने हजारों लोगों तक नौकरियां पहुंचा दी हैं। बिल्कुल, इससे बेहतर क्या हो सकता है? उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है, और इससे बेहतर भी कुछ नहीं हो सकता है। मैं मास्टर्स कर रहा था और मैं अपना एग्जाम दे रहा था, तो हमारे प्रोफेसर साहब वहाँ बैठे हुए थे, इन्विजिलेटर साहब। तो वो लड़की लेट आई, तो गांव की लड़की थी, तो उससे मजाक में बोले वो, लल्ली एमए कर रही हो या एमओ कर रही हो? उनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग एमए कर रहे होते हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो लोग एमओ कर रहे होते हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। तो कितना जरूरी है एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना, और वो कैसे आपको हेल्प करेगा नेट को क्रैक करने में, वो कैसे हेल्प करेगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के सपने तक पहुंचने में, वो कैसे हेल्प करेगा अच्छे से पीएचडी करने में। आपने बहुत ही कमाल का सवाल पूछा है भैया, और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन दैट चेंज माय लाइफ। ये पर्सपेक्टिव अगर आज लोगों ने सीख लिया ना इस वीडियो से, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखो, बात ये है कि आप ज़िंदगी में कहाँ पहुँचोगे, आप क्या कमाओगे, आप क्या बनोगे, मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो सब काफ़ी प्री डेस्टिन भी होता है। प्लस हम सब बचपन से हमारी पर्सनालिटी एक वे में शेप होने लग जाती है, बट इवेंचुअली हम वो चीज़ को किस स्केल पे अचीव कर पाएंगे ये आपके प्लेटफॉर्म से डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 20th फ्लोर वाली लिफ्ट लेते हैं, वो मैक्सिमम आपको 20th फ्लोर तक लेके जाएगी, विच इज़ ऑल्सो हाई इनफ, बट वो आपको बुर्ज खलीफा के टॉप पे नहीं लेके जा सकती। करेक्ट? वहाँ पहुँचने के लिए आपको एक दूसरी लिफ्ट पे चढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास राइट एक्सपोजर और राइट प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल पाएगी। दैट इज़ फॉर श्योर। सो इसीलिए अब से 5-10 साल पहले इंटरनेट भी इतना एक्सपोजर नहीं कर रहा था। थैंकफुली इंटरनेट के थ्रू आप और मैं भी यहाँ बैठे हैं, हमारी वीडियो भी बहुत लोग देखेंगे। उन सबको ये बात समझ जानी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप अपने एक्सपोजर को ओपन रखेंगे, जितना ज़्यादा हायर ड्रीम करेंगे, उतना आपके लिए ज़रूरी है। अब एज फार एज कॉलेजेस आर कंसर्न, कॉलेजेस की तो देखिए बात ये है कि जितने बेहतर आप कॉलेज में जाएंगे उतने बेटर आपको टीचर्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। जितना आपको नॉलेज मिलती है उतना आपका माइंड एक्सपैंड होता है, आपके थॉट्स क्रिएट होते हैं, उतने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट क्रीचर बनते हैं। एंड इंटेलिजेंस इज समथिंग, आई फील इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू पुट इट इनटू क्रिएटिंग समथिंग न्यू इज समथिंग दैट डिफरेंशिएट्स ह्यूमंस फ्रॉम अदर एनिमल्स। करेक्ट? सो ये करना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए एट अ इंडिविजुअल लेवल, एट अ स्पीशीज लेवल। नाउ इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेटनेस देयर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस माइंडसेट के लोगों में हो। तो अगर आप एक ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर लोगों को सक्सेस का ABC भी नहीं पता, या उनके सक्सेस के डेफिनेशन लो हैं, तो आप उसी एक जाल में, उसी मेज़ में फंस के रह जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए एक बेटर एक्सपोजर की पोजीशन पर होना। अब अगर फॉर वट एवर रीज़न, फॉर एनी लॉजिस्टिकल रीज़न और फाइनेंशियल रीज़न, कोई बच्चा बहुत अच्छे शहर में जाके अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है, देन थैंकफुली आज हमारे जैसे अडर 24/7 जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स तक पहुँच सकते हैं। मतलब आप पहले क्या था, आपको अच्छे टीचर तक पहुंचना पड़ता था, अब क्या है, एडटेक के आ जाने से अच्छे टीचर्स घर घर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो एंड थैंक गॉड। तारीफ कर दीजिए मैम। नहीं मैं तारीफ की अगर हम बात करें तो अभी से मतलब बहुत टाइम से आई थिंक हम सब एज टीचर्स ही काम कर रहे होते हैं, बट देन अभी की वीडियोस देखकर मुझे लगा जैसे ये तो मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। I mean, how could someone be so creative? And English literature as such, it is a creative topic, it is a creative subject. But अभय जो एक अपनी individuality उसमें लेकर आता है, जो energy उसमें लेकर आता है, it makes the whole thing just alive again. I mean, अगर कोई इंसान English literature सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता है वो बेकार है। आपको अभय की वीडियोस तक पहुंचना चाहिए, बिकॉज अभय आपको जिंदगी जीना सिखा सकता है इन वीडियोस से। तो थैंक यू अभय। मेरा हो गया। जा रहा हूँ मैं। बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो? इतनी खुशी, रुमाल दो मुझे, मैं गोविंदा बनना चाहता हूँ पार्टनर का। नहीं, थैंक यू सो मच मैम। यार इतने प्यारे प्यारे शब्द मिलेंगे क्या मुझे नहीं पता। मिलते रहेंगे। बस अभी तो ये तो आई थिंक मेरा बोलना कुछ भी नहीं है अभी आप लोगों की जिंदगियों तक पहुंचोगे और फिर आपको आपके स्टूडेंट्स मिलेंगे और वो आपको बताएंगे कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। उससे ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस कोई नहीं है जिंदगी का। और इसी थॉट के साथ मैंने ये चैनल शुरू भी किया था। आई होप ऐसा हो, सब लोगों से मैं जुड़ूं। थैंक यू सो मच मैम, ये पॉसिबल हो पा रहा है और ये बात यहाँ तक निकल रही। मैं अपनी एक फीलिंग मैं शेयर कर पा रहा हूँ कि इस चैनल को सोचा ही इसलिए था कि यार मैं लिटरेचर पढ़ाऊं तो मैं कुछ उसमें चीज़ें बता दूं यार बैठ के। यार मैं कैसा कर रहा था ना चीज़ें, क्या कॉलेज वॉलेज बस पढ़ रहे थे, आपस में लड़ बैठ रहे थे दोस्त। तो
दोस्ती देख ली हम लोगों ने कि कितने बढ़िया दोस्त थे, पर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रोज और पोइट्री एक नहीं है। वो कॉलेज कह रहा है पागल है क्या, प्रोज पोइट्री पागल, प्रोज को पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है, उधर कोई शायरी पढ़ रहा है, पोइट्री को तू सेम बता दे रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो मुझे लगता है जैसे मैंने उनको सोचा है ना कि यार ये दोनों आपस में लड़ाई कर ले रहे हैं, दोनों के दोनों दोस्त बैठ के, शैली लड़ रहा है वहां पे, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, यूनिवर्सिटी ने लात मार दी, चल निकल यहाँ से। तो मुझे लगता है कि ऐसा मैं अगर बताऊंगा ना बच्चों को तो शायद मजा आ जाए। नहीं, और सबसे अच्छी बात है दैट यू डोंट टेल देम, यू शो इट टू देम, व्हिच इज ग्रेट। आई मीन द आर्ट ऑफ poetry, the art of drama, also prose, lies in the fact that a writer should be able to create a successful, vivid image in the mind of the readers or the mind of the spectators. और तुम वो बहुत सक्सेसफुली करते हो, आई मीन, सो दैट्स ग्रेट, थैंक यू एक्चुअली। तो इसका मतलब यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब। चलिए अब मूव करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम लोगों ने मास्टर्स के बारे में बात करी कि यार मास्टर एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज से करना क्यों जरूरी है, और वो आपने सब बताया कि यार बेटर प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, अच्छे से एक्सपोजर मिल पाएगा, सारी चीजें, और अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। बिल्कुल। और अगर आप मिस आउट कर रहे हो तो अड्डा 24/7 और लिटरेचर नुक्कड़ आप ऑनलाइन उन्हें देख सकते हैं और अपनी जिंदगी बढ़िया बना सकते हैं। अब जून 2025 नेट का एग्जाम आ रहा है। अब आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, मैं भी उसके अराउंड थोड़ा थोड़ा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंसेस है, आपको क्या लगता है कि जून 2025 इतना शॉर्ट पीरियड 30 to 35 डेज बचे हैं, इसमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट को कि नेट तो नेट JRF भी फोड़ दे? राइट। अभय, आई थिंक इट्स अ वेरी परफेक्ट ऐसी स्ट्रेटजी बता दो कि ले भाई ये घोटा है, पी जा इसको। Well, I think it's a very subjective answer. It depends a lot. It depends a lot on कि आपका educational background क्या है, आपने इस subject को कितने अच्छे से पढ़ा है, आपके पास दिन में कितने study hours हैं देने के लिए, आपका concentration level क्या है, आपका memory, तो it depends on a lot of separate factors. पर हम एक generalized तरह से समझें, generalized तरीके से देखें तो देखिए आज की तारीख में कट ऑफ्स बहुत हाई जाने लगी हैं। पेपर, अगर मैं बात करूं पेपर 1, इट्स बिकम वेरी डायनामिक, बट थैंकफुली इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट नहीं है। तो अगर आप बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स पर रिलाई कर रहे हैं, मतलब मैं अगर आज एक स्टूडेंट होती है और मुझे JRF क्रैक करना है कम टाइम में, तो मैं कॉन्सेप्ट टू MCQ नहीं जाती, मैं MCQ टू कॉन्सेप्ट जाती इन पेपर 1। स्ट्रैटेजीज में मेरी ये रहती कि जो पिछले 3 साल में जितने भी साइकिल्स नेट के बने हैं, मैं उन सबके पेपर 1 निकालूंगी, जो मुझे एक्सेसिबल है। मैं हर टॉपिक का टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लूंगी, जैसे DI है तो DI में किस रेंज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर रेंज के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर लूँ। एंड पेपर 1 में अगर आप मॉक टेस्ट लगाएं, उसमें आपका जो भी स्कोर आ रहा है आप मान के चलो इट इज़ वेरी मच रिफ्लेक्टिव ऑफ आपका रियल स्कोर क्या रहेगा। सो दैट विल रियली हेल्प यू अलॉट। सो आप बस देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस के अराउंड प्रैक्टिस कर लो एंड यू कैन सिक्योर ग्रेट मार्क्स देयर। पेपर 1 में किसी भी स्टूडेंट को 70% से नीचे स्कोर करना ही नहीं है, मतलब आउट ऑफ 100 70 मार्क्स इज मिनिमम दैट दे शुड स्कोर, तभी आप नेट या JRF की रेंज में आएंगे। एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न, एंड बिकॉज हम दोनों का सब्जेक्ट लिटरेचर है एंड वी बोथ नो हाउ वास्ट इट इज एंड देयर इज लिटरली नो सिलेबस, एंड बहुत बुरा भी लगता है सोच के, आई मीन अगर कोई UGC नेट की तरफ से ये वीडियो इस वक्त हमारी देख रहा है, बिकॉज बाकी पेपर 2 के सब्जेक्ट्स में दे हैव अ प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस, क्वेश्चंस की रेंज वाइड है, बट फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, सो दे हैव एक कोई थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है, उस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर कौन कौन से थियोरिस्ट को पढ़ना है, एटलीस्ट उनके नेम्स भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है। व्हेन दे से यूनिट 9 लिटरेरी थियरी मींस एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो मैंने तो यार सिलेबस देखा, मैं तो बड़ा खुश हो गया कि ये 4 शब्दों का सिलेबस है, ड्रामा, पोइट्री, नॉवल, फिक्शन, ये सब पढ़ के चले जा, हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है यार, वो मौत है भाई, अथाह सागर में छोड़ दिया, चप्पू भी हाथ में नहीं है। मैं टाइटैनिक की ऐसी जहाज उस पे बैठा हूं ना बर्फ पे कि मेरी रोज भी मेरे साथ नहीं है, बताइए, अकेला जैक मर रहा है पानी के अंदर बैठा बैठा। अबे आई थिंक ये आपने सभी इंग्लिश स्टूडेंट्स के वोज को वॉइस दी है यहाँ पर, ये बात कहकर एब्सोल्युटली करेक्ट। आई मीन द सिलेबस इज सो डिसेप्टिव। यूनिट 1 ड्रामा, यूनिट 2 पोइट्री, एंड आपको लगेगा क्या है भाई, क्या है, बट द फैक्ट इज कि व्हेन दे से पोइट्री, सो अगर एक जापानीज ऑथर हु हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड यू नो समथिंग इफ ही गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट बन जाता है। 12th सेंचुरी का एक ब्रिटिश पोइट भी आपके सिलेबस का पार्ट है, 15th सेंचुरी का एक स्पेनिश ऑथर भी जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। एंड हम ऑफ कोर्स आजकल इंडियन राइटर्स पे भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो द फैक्ट बीइंग कि सिलेबस बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज़ वेरी ऑब्सक्योर, इट्स वेरी एम्बिगुअस। ऐसे में आई थिंक आपके या मेरे जैसे चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को, बिकॉज हम हमारी एक्सपर्टीज और हमारी नॉलेज से ये बता सकते हैं कि आपको कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रेंज कहाँ बनानी है। एंड हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं स्टूडेंट्स को ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हम गो थ्रू करते हैं। कोई भी एवरेज स्टूडेंट अगर अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो मैक्सिमम किसी 1 या 2 बार के PYQs को उठाता है, क्वेश्चंस को देखता है एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देता है, या जो भी उसके हाथ में बुक है, गाइड है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ता है, अंधा होके भागता है।
हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम बहुत सारे PYQs को, और सिर्फ नेट के नहीं, नेट के अराउंड सारे एग्जाम्स, सो नेट से सेट भी रिलेटेड है, नेट से गेट भी रिलेटेड है, किसी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसका पेपर भी रिलेटेड है, मैं TGT PGT एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाती हूँ, तो TGT PGT भी काफ़ी को रिलेटेड है। मतलब पिछले एक साल में TGT PGT पेपर्स में 1-2 टाइप के क्वेश्चंस का ट्रेंड इतना हैवी बना कि मैंने वो नेट के स्टूडेंट्स को बोला कि तुम ये करके जाना, तो वो 2024 में नेट और सेट के पेपर में वो क्वेश्चंस एज इट इज आ गए थे। सो ये हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ पेपर्स को अपने सामने रख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हम कह रहे हैं कि भाई अब देखते हैं पैटर्न क्या है, तो हम एक पैटर्न निकालते हैं उसमें से, बेस्ड ऑन दैट पैटर्न हम ये समझ सकते हैं कि क्या आ रहा है और पॉसिबली क्या आ सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी रातों रात बदल भी सकती है, हो सकता है आपने एक अप्रोच से चला एंड देन रातों रात वो स्ट्रैटेजी चेंज हो गई। सो एट एनी पॉइंट इन टाइम एक सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स एडवांटेज में रहेंगे, एक डिसएडवांटेज में रहेंगे, दैट इज ट्रू, बट द स्ट्रैटेजी शुड ऑलवेज बी कि आप कैनोनिकल ऑथर्स को बहुत अच्छे से करके जा रहे हो, जो एरियाज PYQs में रिपीटेड हैं आप उनको बहुत अच्छे से करके जाओ, नेट अपने मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स को रिपीट करता है, ये नेट के DNA में है, बिल्कुल, एंड एटलीस्ट 3 years वो एक पैटर्न को लेकर चलता है। तो 2022 में हमें एक पैटर्न में चेंज देखने को मिला था क्वेश्चंस के टाइप्स में, तो अभी चल रहा है 2025, तो कमिंग जून अटेम्प्ट एंड दिसंबर अटेम्प्ट वो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो करंटली चल रहा है। So students can make the most out of it. Okay, so this was the year, ये प्रॉपर टिप है कि आपको अगर 30 दिनों के अंदर क्रैक करना है तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी नेट के बारे में, NTA के बारे में तो यही कहा जाएगा कि आर्यन खान जो माल के चक्कर में पकड़ा गया था वही सेम माल जो है नेट NTA फूंकता है बैठ के। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, I'm not a part of this. नहीं, वो समय रहना का एक जोक है ना मैम, जो लोग नशे करते हैं ना वो अपनी बात को रिपीट करते रहते हैं, जैसे कि मैं क्या कह रहा था फिर वापस से रिपीट। तो वही मैम बता रही थी कि अपने क्वेश्चंस को पूछे क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को वापस से भी पूछता है, और बट इन अ डिफरेंट वे। तो जो आप खुद ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, जो मैम आपको गाइड कर रही हैं, या फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, अगर हम लोग बता रहे हैं कि यार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको पढ़कर जाओ, तो हाँ उनको पढ़कर जाओ, वहां से किसी ना किसी तरह से ऐसे पूछ लेगा। राइट, करेक्ट, बिल्कुल। चलिए, तो ये तो हो गई, हमने नेट जून 2025 के बारे में बात कर ली। 30 दिन 35 दिन पढ़िए अच्छे से आराम से। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यार लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मैंने बैचलर्स में इंग्लिश लिटरेचर ले ली है 12th के बाद, मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, मैं कैसे अपने करियर को प्लान कर पा रहा हूँ आगे, क्या क्या बन सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। राइट, लिटरेचर पर से अगर आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, सो लिटरेचर हम सिर्फ उस स्टोरी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम उस स्टोरी की डेप्थ्स में जा रहे हैं, उसकी विड्स को समझ रहे हैं, उसके सभी एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो करते करते आप चीज़ों को, अपने टॉपिक्स को क्रिटिकली एनालाइज करना सीख लेते हैं। ये क्रिटिकल एनालिसिस बहुत वाइड एरियाज में यूज़ किया जा सकता है। सो एकेडमिक्स तो एक एरिया है ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी खुद की, आफ्टर आई completed my BA English Honours from Hindu, I got placed in a startup जो कि न्यूज़ बिट्स को शॉर्टन करके एंड देन उसको एप्स के थ्रू प्रेजेंट करता था, एंड मैं मार्केटिंग पोजीशन पे मैं वहाँ गई। सो आपको इस तरीके के कॉर्पोरेट हाउसेस में मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस जैसे फील्ड्स में भी जॉब मिलती हैं, बिकॉज वहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको उसके लिए भी तैयार करता है। अनदर ग्रेट एरियाज, बिकॉज आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो ही रहे हैं, सो लीगल ऑप्शन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मेरे बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जिन्होंने BA इंग्लिश ऑनर्स करके देन दे परस्यूड देयर LLB डिग्री एंड टुडे दे आर सक्सेसफुल लॉयर्स। व्हाई? बिकॉज यू गेट अ वे अराउंड वर्ड्स। आप लैंग्वेज को मोल्ड करना समझ लेते हैं, लैंग्वेज को आप बिटवीन द लाइन्स रीड करना समझ लेते हैं, और आप किसी को भी आप किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट इन द लीगल प्रोफेशन। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में, मतलब बैक इन द डे नहीं पता था ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन टुडे आई मीन कंटेंट क्रिएशन इज द वे टू गो। सो इफ यू आर गुड विद योर लैंग्वेज, इफ यू आर गुड विद योर overall knowledge around the world, then it can really help you build a strong YouTube channel or an Instagram channel, and people are earning lakhs in profession से भी, that's also great. आप गवर्नमेंट थिंक टैंक्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जुड़ सकते हैं। सिविल सर्विसेज एक ऐसा एरिया जो लोग बात नहीं करते इंग्लिश लिटरेचर से, बट लेट मी टेल एवरीबडी देयर आर पीपल, सक्सेसफुल पीपल जिन्होंने सिविल सर्विसेज इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है। तो वंस अपॉन अ टाइम दे हैड अ चेक देयर कि आपको बैचलर्स में इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, तभी इंग्लिश लिटरेचर, बैचलर्स या मास्टर्स में तभी आप इंग्लिश ऑप्शनल को ले सकते हैं। लेकिन अ कपल ऑफ इयर्स बैक उन्होंने वो हुक वहां से हटा दिया था।
अब इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है, जितना यूजीसी में पढ़ना है उससे कम सिलेबस है यूपीएससी ऑप्शनल्स का। आपको बस लिमिटेड टॉपिक्स का क्रिटिकल एनालिसिस करना है। सो अगर आप कॉलेज में ये पढ़ चुके हैं तो यूपीएससी ऑप्शनल्स भी बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल एरिया बन जहाँ से आप अपना करियर इवेंचुअली बिल्ड कर सकते हैं। सो दीज आर द ये सारे वो चीज़ें जो इंग्लिश लिटरेचर अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप अपने इन चीज़ों को चुन सकते हैं या ये जॉब्स को आप पा सकते हैं बेसिकली। ये हम लोगों ने इस बारे में बात करी। तो अभी सीयूटी पीजी का एग्जाम हुआ, फिर अब नेट का एग्जाम है। एक लिटरेचर की बड़ी दुखती रोग है, बहुत दुखती परेशानी है, सब बच्चे परेशान है, क्रोनोलॉजी। कैसा है, क्या है ये बीस्ट कैसे घूम रहा है हम सबके आसपास, क्या इलाज है इसका, बताओ कुछ डॉक्टर साहिबा बताइए। क्रोनोलॉजी बेसिकली एक टाइमलाइन है और मैं क्रोनोलॉजी बोलता हूँ, क्रोनोलॉजी ये मुझे नहीं आ रहा है यार। ये इतने एक्सपीरियंस के बाद ही आता, इतने ये खराब चेहरे बोल ही नहीं बने, सुंदर चेहरा ही बोलता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी सुन के गंदा भद्दा लग रहा है मुझे। यस मैम बताइए। सो क्रोनोलॉजी इज नथिंग एल्स बट अ टाइमलाइन। It asks you to look at a piece of information from the perspective of timeline, which is great. The idea behind these questions are great कि आप जानना चाह रहे हो कि एक स्टूडेंट कितना सब्जेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली उस टॉपिक को समझा है, वो क्रोनोलॉजी बता देगी। तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस अब इन द राइट वे एंड इन द रॉन्ग वे पूछे जा रहे हैं। इन द राइट वे मतलब व्हेन दे आस्क यू टू पुट राइटर्स इनटू क्रोनोलॉजी, दैट मेक्स सेंस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जॉन मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले आए थे या जॉफ्री चौसर उससे भी पहले आए थे, है ना, बेस्ड ऑन दैट, या फिर सर्टेन लिटरेरी मूवमेंट। ये क्यों समझना जरूरी है? बिकॉज मैं हमेशा मैं वर्ड अपनी क्लास में, अगर मेरे कोई स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं, मैं एक्शन रिएक्शन की बात करती हूँ। आप जब हिस्ट्री को रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि एक सर्टेन सेट ऑफ रीजंस बने थे जिसकी वजह से कोई चीज़ आगे हुई। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसके कुछ रीजंस बने, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का जो स्पार्क हुआ 1857 में, उसके रीजंस बने एंड देन वो हुआ, एंड वो हुआ उस वजह से वो लिटरेचर वैसा हुआ, और वो लिटरेचर वैसा हुआ तो जो अगला पीरियड का लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं, हाँ, एक हमेशा ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं हर जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन से आगे बढ़ के कुछ अलग करना चाहती है। सो मेरे नाना नानी या दादा दादी ने जो किया, मेरे पेरेंट्स उससे हटके कुछ करना चाहते थे, अब मेरे पेरेंट्स ने जो किया, मैं उससे कुछ हटके करना चाह रही थी। सो हर जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन से कुछ अलग करना चाहती है। सो अगर आप ऐसे करके लिटरेचर को समझेंगे, आप उसको डीपली भी समझ लेते हैं, आप उसके अंदर से एक अच्छा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी लेके आ सकते हैं। सो क्रोनोलॉजी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दोज पर्सपेक्टिव्स, दैट इज ग्रेट। दिक्कत यहाँ पे तब आती है जब एग्जामिनर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक राइटर के वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली पुट करेंगे। जैसे चार्ल्स डिकेंस के 15 नॉवेल्स हैं एंड दे वांट यू टू नो कि कौन सा नॉवल पहले आया, कौन सा बाद में आया। सो अब से पहले सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट वर्क्स पे ज्यादा फोकस रहता था, लेकिन ये क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस डेफिनेटली आई फील दे आर अ न्यूसेंस, बिकॉज आप एक राइटर के वर्क्स, और हमारे पास अनगिनत राइटर्स हैं, हम कितने राइटर्स के वर्क्स की क्रोनोलॉजी लर्न करेंगे, हजारों राइटर पढ़े प्रॉब्लम। सो अब उसकी 2-3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है कि एक तो आप स्टार्टिंग से ही चीज़ों को क्रोनोलॉजिकली पढ़ें, विच विल बी बेटर। आप हमेशा चीज़ों को फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट लर्न करें। फॉर एग्जाम्पल, आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्टडी कर रहे हैं, सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड होरेस, गो देयर, वहाँ से यू हैव टू बिल्ड योर नॉलेज बेस, एंड करते 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 आप मॉडर्न टी.एस. एलियट तक आएंगे, सो दैट आप हर राइटर को उससे प्रिसीडिंग और उससे प्रोसीडिंग क्रिटिक से कंपेयर करते चल सकें, विच विल हेल्प यू बिल्ड अ नॉलेज बेस देयर। दूसरा इसमें कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट दीज हुक्स। सो हुक से मेरा मतलब है कि आप हर, जैसे कि मैंने लर्न किया हुआ है कि 1857 की जो हमारी रेवोल्यूशन है, उसके अराउंड के जो ब्रिटिश वर्क्स हैं, उनको मैंने 1857-58 के वर्क्स को अपने न्यूमोनिक्स लिए। सो न्यूमोनिक्स नहीं है लार्जली, ये हुक्स हैं। सो आपको एक ईयर पता है, यू नो दैट समथिंग हैपेंड इन 1850। अच्छा, ओके ओके। तो मैंने अब ये देख लिया कि उस 1850 के अराउंड और क्या क्या है, मतलब मेरी दीवार पे एक हुक टंगा है, मैंने उसके ऊपर जाके 3 कपड़े टांग दिए, वो हुक ने मुझे एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया कि मैं वो 3 कपड़े दीवार पे टांग सकी। बिल्कुल। अगर वो हुक नहीं होता तो वो कपड़े नहीं टंगते दीवार पे, है ना। बिल्कुल वैसे ही मुझे पता है 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी, तो उसी साल उनका प्रेल्यूड पोस्ट्यूमसली भी पब्लिश हुआ, उसी साल लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन पोएट लॉरिएट बने, और उसके एक साल बाद उनकी ग्रेट पोएम इन मेमोरियम पब्लिश हुई 1851। सो हुक्स के अराउंड आप चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक हाथ से खुद के चार्ट्स बनाना। लेटली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में JRF क्वालिफाई किया है इन द पास्ट 2 to 3 साइकिल्स,
उनके साथ जब भी मैंने इंटरव्यूज़ लिया, क्योंकि वो घर से इंटरव्यूज़ देते हैं, उन्होंने अपने स्टडी रूम से अपने रूम्स मुझे दिखाए. तो दे यूज्ड टू शो कि मैम देखो अलमारी के ऊपर या दीवार पे, बेड के ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर हमने ये चार्ट्स बना रखे हैं. एंड दीज वर ह्यूज चार्ट्स जिसमें उन्होंने छोटे छोटे राइटर्स लिख के और उनका चार्ट बनाया है. ये करके आप क्या कर रहे हैं, आप एक पिक्चर मेमोरी डेवलप कर रहे हैं. एंड इंग्लिश के स्टूडेंट्स दे शुड रिलाई ऑन देयर सबकॉन्शियस मेमोरी. मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन इट. हमारी कॉन्शियस मेमोरी एक लिमिटेशन में चलती है, लेकिन सबकॉन्शियस मेमोरी लिमिटलेस है. इट्स एन इनफाइनाइट स्पेस. लेकिन वो हैबिचुएशन और कंडीशनिंग से ट्रेन होती है. अगर आप एक ही पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को बार बार देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, बोलते रहोगे, वो चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी. जैसे मुझे ऑफिस से घर जाना है तो मुझे रास्ता सोच के नहीं जाना पड़ता. मैं उस रास्ते पे इतनी बार चल गई हूँ कि मैं बिना सोचे समझे भी, सीटी बजाते भी, रेडियो पे गाने सुनते भी, बातें करते हुए भी उस रास्ते पे जा सकती हूँ. तो क्रोनोलॉजी को इस तरीके से कर लो. अगर आपको लग रहा है आप क्रोनोलॉजी को अवॉइड करके नेट जैसे एग्जाम्स या सीयूईटी जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लोगे, देन आई थिंक यू आर मिस्टेकन. अब समझ लेना चाहिए दैट दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे एंड अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी चाहिए. स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने एक बुक भी, अपनी एक पॉकेट साइज क्रोनोलॉजी की बुक भी निकाली है, कंसाइज क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. आप लोग ADA 24/7 की वेबसाइट एप्लीकेशन से उस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं. वो फ्लिपकार्ट पे भी अभी अवेलेबल है. सो आप उसको ऑर्डर करके, छोटी सी प्यारी सी बुक है, पॉकेट साइज है, उसको अपनी पॉकेट में रखो. फ्री टाइम में जस्ट कीप ऑन रीडिंग थ्रू इट, ग्लांसिंग थ्रू द पेजेस, एंड आई एम श्योर वो एक बहुत अच्छी सबकॉन्शियस मेमोरी बिल्ड कर देगी. समझ गए ना, खरीदनी है. ठीक है. भाई ने बोला करने का तो करने का, बस जाओ जाके खरीद लो इस वीडियो को देखने के बाद. तो अभी तक हम सब लोगों ने सारी अच्छी चीज़ें देखी कि भाई नेट को कैसे क्रैक करना है, सारी चीज़ें, सीयूटी पीजी में किस तरह से एडमिशन लेना है, मास्टर्स आप कैसे अच्छा कर सकते हैं. लेकिन नेट के बाद क्या ऑप्शन है? अगर आपने नेट क्रैक कर लिया फिर क्या ऑप्शन है? और जब आपने नेट क्रैक कर लिया, आपने पीएचडी प्लान कर रहे हैं, तो एक ये सिनेरियो है मतलब आप कितना भी कहें, कोशिश कर लें झुठलाने की, पर वो सिनेरियो तो है कि अगर आपके पॉलिटिकल टर्म्स अच्छे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको पीएचडी में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा. अदरवाइज आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे. ये थोड़ा सा दर्द जो है स्टूडेंट्स का, वो मैं यहाँ से आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपके पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं. क्या कहेंगे आप उस पर? देखो, अभी देश में अगर तुम बोलो मुझे भी पीएम बनना है, मैं बोल दूँ मुझे भी साथ में ही पीएम बनना है, कोई और बोल दे, वो बोल दें कि मुझे भी साथ में ही पीएम बनना है, वो साथ में सब पीएम तो नहीं बन सकते. वो एक ही पोजीशन है और वहां तक पहुंचना पड़ता है. सो डेफिनेटली गवर्नमेंट, यूजीसी should work on creating more research opportunities, and they are. I mean they are, उसमें कोई डिनाइल नहीं है. अनफॉर्चुनेटली आप उन यूजीसी के रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठा सकें, उन पोजीशंस का बेनिफिट उठा सके, उसके लिए आपको एक पोजीशन पर पहुंचना है. उसके लिए यूजीसी नेट आज एक जरिया है कि आप अपना एक स्कोर लेकर पीएचडी में एडमिशन दो, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स कर रही हैं, फिर आप उनका इंटरव्यू देकर आप वहाँ पर पहुँचो. सो पोजीशंस लिमिटेड है, इसमें कोई शक या दो राय नहीं है. बट फिलहाल की कंडीशंस को देखते हुए अगर आपको उन पोजीशंस को भी टैप इन करना है तो वो कैसे किया जाए, आई थिंक दैट इज अ मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन. So that I can answer it in a way that is, you have to tell me, मतलब मैं इसको सॉफ्टली और रोजी ग्लासेस से आंसर करूं या इसको रियलिस्टिकली आंसर करूं? रियलिस्टिकली आंसर करते हैं. सॉफ्टली रोजी ग्लासेस से तो मैं देख रहा हूं आपको. आप मुझे रियलिस्टिकली आंसर कर दीजिए कि ना है भाई तुझे. सॉरी, हाँ, हम क्वेश्चन पे आते हैं. अरे यार, मैं अपनी बातें करने लग जाता हूं. हाँ, अभी रियलिस्टिकली बात, फैक्ट यही है कि पीएचडी जितनी भी यूनिवर्सिटी, स्पेशली जितनी वो हायर स्केल की नैक क्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उतना वहाँ पर सीट्स कम होती रहती हैं, उतना वहाँ कंपटीशन बढ़ता रहता है, एंड सबके लिए वहाँ जगह नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे चार्ल्स डार्विन कह के गए थे, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ फिट देयर. हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ फिट देयर? आज की तारीख में आप एक बहुत अच्छा यूजीसी का स्कोर लें, आपके पास जेआरएफ हो, तो आपको उन पोजीशंस तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता. बिल्कुल. आज भी, क्योंकि जेआरएफ नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, लेकिन जेआरएफ की वैलिडिटी सिर्फ 3 years है. सो फॉर दैट रीजन इन द साइकिल ऑफ एवरी 3 years जेआरएफ लोगों का रिटायर होता रहता है, पीपल रिटायर करते रहते हैं, एंड देन यू नीड मोर जेआरएफ स्कॉलर्स. सो इन ईच ईयर इतने जेआरएफ के लोग ही नहीं है जो उन हर यूनिवर्सिटीज़ को फिल कर सकें. सो यू डू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. बट हैविंग सेड दैट, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है. जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिन भी कॉलेजेस में, उनके अराउंड या उनकी ड्रीम कॉलेजेस में कब और कैसे, किस साइकिल में नोटिफिकेशंस रिलीज होता है, कब उनको अप्लाई करना है, इसका उनको चेक रखना चाहिए. एंड थैंकफुली अब हम अपने चैनल पर भी इन पीएचडी एडमिशंस के अराउंड वीडियोस भी करने लगे हैं, सो दैट स्टूडेंट्स तक हम अवेयरनेस पहुंचा सकें.
वंस यू डू दैट देन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अराउंड अ टॉपिक, आपको थीसिस का नॉलेज हो। इसके अराउंड भी आप आई थिंक यूट्यूब वीडियोज से लर्न कर सकते हैं कि आप अपना टॉपिक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसके अराउंड कैसे एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू होगा, आप इंटरव्यू में जाके क्या बात करेंगे, लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जा सकता है, ये सब करके एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करके, एक स्ट्रॉन्ग थीसिस पॉइंट बिल्ड करके आपको एडमिशन तक पहुंचना है। अगर आप उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक के लिए बहुत पैशनेट हैं और वो आपके इंटरव्यूअर्स को दिख गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको सिलेक्ट ना करे। मतलब आप अपने काम पक्के रखिए, आप अपने काम पक्के रखिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, बिकॉज वी लिव इन एन अनफेयर अनजस्ट वर्ल्ड विच इज फिल्ड विद इनइक्वालिटी, बिल्कुल, तो उसको कैसे टैकल करें। सो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आज की तारीख में इंडिया में है, और मैं ओपनली इसके बारे में बात करना चाहूँगी, वो ये है कि पीएचडी करने के लिए आपके चांसेस हायर हो जाते हैं इफ़ यू समहाउ हैव अ कॉन्टैक्ट टू योर गाइड। You have to impress the guide, you have to be there in that position in order to get to that space. अब अगर आपने एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया या वहीं से एमफिल की, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप अपने गाइड के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पहले ही बिल्ड कर रहे हैं, एंड वो आपको चूज करेंगे, एंड देन यू नो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। बट वो अपॉर्चुनिटी सबके पास नहीं है। सेम मैं अपने लोकल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आई हूँ और अब मुझे BHU, DU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगी? इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट डिनाई इट, बट मुझे लगता है बार बार प्रॉब्लम पे फोकस ना करके, बिकॉज प्रॉब्लम का सोल्यूशन आई होप गवर्नमेंट इन टाइम निकाल ले, लेकिन तब तक हम क्या करें? हम तो अपने करियर को स्टॉप पे नहीं लगा सकते ना, हॉल्ट पे नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे? देखिए, अगर एक कैंडिडेट आज की तारीख में जॉब लेने के लिए सिर्फ PhD का टिक मार्क चाहता है, तो या तो वो अपने दिमाग से बड़ी यूनिवर्सिटी का टैग हटा दे, अच्छा, और वो सिंपली उसके अराउंड उसको जिस भी यूनिवर्सिटी में, उसके लोकल कोई भी यूनिवर्सिटी, जस्ट मेक श्योर कि वो UGC की ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि वो एक UGC एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, वो उस यूनिवर्सिटी से PhD कर ले। अच्छा, क्योंकि जब आप किसी जॉब में जाते हैं, मान लीजिए मैंने मान लो DU में अप्लाई किया, तो उनके फॉर्म में बस मुझे टिक भरना है, PhD येस या नो। येस तो आई विल गेट 25 मार्क्स, नो आई गेट 0 मार्क्स। सो वो बस टिक हो जाता है आपका इफ योर PhD इज सबमिटेड एंड कंप्लीट। फिर भी अगर एक कैंडिडेट को लगता है कि मुझे और बेहतर जगह से PhD करनी है, बट इंडिया इज नॉट द प्लेस फॉर मी, देन आई सजेस्ट कि आपको इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए। जिस तरीके की रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको इंडिया से बाहर मिलेंगी, वो यहाँ नहीं मिलेंगी, ये फैक्ट है। एंड आज हम कोशिश कर रहे हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे रेज करने का, बट इन मेनी स्पेसेस स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स वी आर नॉट देयर येट। हम साइंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे होंगे, स्टेम डिपार्टमेंट्स में, स्टेम जॉब अपॉर्चुनिटीज में हमारे ही लोग हैं जो बाहर जाकर यू नो दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। भी ऐसा ही है कि लोग आर्ट्स को तो कुछ मानते ही नहीं। हाँ, आर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट in the other countries. I mean, if you go abroad, UK में आप जाकर इंग्लिश लिटरेचर में अगर कुछ करते हैं, it gives you a great deal of opportunities. आपको पब्लिशिंग हाउसेज में बहुत अच्छी पोजीशंस मिल सकती हैं, आप एडिटर इन चीफ की जॉब्स तक पहुंच सकते हैं, आप जर्नलिज्म हाउसेज में, मीडिया हाउसेज में बहुत हाई पोजीशंस पे पहुंच सकते हैं। सो वो अपॉर्चुनिटीज भी आपको वहाँ बढ़ जाएंगी। सो देन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इंडिया से बाहर ही PhD करो। थोड़ा सा एक बार वो फाइनेंशियली हिट आपको देगा, बट यू कैन अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट्स लोन, यू कैन अप्लाई आउटसाइड, एंड देन आपको डेफिनेटली बाहर इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी दैट इन 3 to 5 years आप अपने स्टूडेंट लोन को भी उतार लेंगे, एंड आप एक बहुत ही सॉलिड लाइफ करियर ट्रैजेक्टरी भी अपने लिए बिल्ड कर लेंगे। बिल्कुल। आई होप ये जो क्वेश्चन था उसका आपको आंसर मिल पाया हो। मैम ने बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज को समझाया कि यार लाइफ अनफेयर है तो क्या हुआ, वो तो हर तरह से है ही अनफेयर। आपको अपने हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको डूबने से बचना है जैक साहब, आपको टाइटैनिक तक पहुंचना है। रोज मिले या ना मिले, रोज मिले या ना मिले, और रोज मिले या ना मिले, लेकिन करना तो पड़ेगा ही भाई साहब, हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। चलिए, हम रोज मिलते हैं। काश। ओके, सो अब रैपिड फायर राउंड शुरू हो गया है। Heavyweight champion John Cena. John Cena, he was my first crush in 4th standard, by the way. इसको हटा दो यहाँ से, ये एक क्लिप हटा देना। But he was my crush in 4th standard. He was my first crush ever. I still have a crush on him. I mean. इसीलिए वो आपसे कहता था you can't see me, क्योंकि आप इंडिया में हैं और वो। It was a really bad joke. Sorry guys. See मेरे PJs गंदे PJs। हाँ, तो यार रैपिड फायर हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन तो यही है कि इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान आपको लगा कि इस आदमी की चौथ मार दो एक खींच के, ये क्या बकवास कर रहा है। हाइट का डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, मैं ऐसे करके मारूंगी तुम नीचे ही रह जाओगे। इन लोगों को लग रहा हूँ मैं बहुत ही छोटा हूँ। इतना छोटा नहीं हूँ भाई। प्यारा पॉडकास्ट करना है तो रोस्ट होके जा रहा हूँ। चलिए, दूसरा फेवरेट नॉवल।
Wuthering Heights by Emily Bronte. ओके, फेवरेट राइटर? There's no favorite writer. There's no favorite writer. बहुत सारे हैं, नहीं कर पाएंगे लिस्ट. नहीं. अच्छा यार, ऐसी कौन सी बुक है आपको लगता है कि इसके ऊपर मूवी बने और मैं उसमें ये कैरेक्टर प्ले करूं? My God. बताइए बताइए. Oh, that's my God. I've never thought about this. सोचिए. I would love to. It's not a novel. It's a play by Shakespeare called As You Like It. Okay. And जिसमें you have the character of Rosalind. Okay. So Rosalind is a character जो अपनी social norms और वो feminine restrictions से के beyond जाकर survival के लिए वो घर से भाग जाती है एक जंगल में. And unfortunately वहाँ जाकर हम Elizabethan period की बात कर रहे हैं. So unlimited freedom नहीं है उसके पास. So she has to cross dress as a male. वहाँ पर वो अपने lover से मिलती है और उसको उसकी love sickness से cure करती है. And वो इस prejudice को break करती है that women are always over sentimental and emotional. So वो हमें दिखाती है that women are logical, women are इंटेलिजेंट क्रीचर्स जो हमेशा अपने इमोशन से ड्रिवन नहीं होती हैं. वो लॉजिकली भी रीजनेबली भी एक्ट कर सकती हैं. सो मैं रोजलिन का कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगी. रोजलिन का कैरेक्टर. यस. ठीक है. ये कौन सा ऐसा फेवरेट कोट है या मतलब हर तरह से वो फेवरेट कोट? कभी आप डाउन फील कर रही हो तो उस कोट को बोल के आपको लगता हो कि कम ऑन सैटर्न आजा उठ के वापस चलते हैं, लड़ते हैं यार, भगवान को हराएंगे. आई मीन यस, सैटर्न डेफिनेटली अ लॉट for a lot of reasons. I mean Satan, let me tell you, जब हमने कॉलेज में उसको पढ़ा था हर लड़की को क्लास में Satan के कैरेक्टर पे क्रश हो गया था. I mean all is not lost, the unconquerable will exist. It was great. I mean I think for me it will always be Tennyson's to strive to seek to find and not to yield. Okay. And the idea there is कि कभी रुकना नहीं, थमना नहीं, हारना नहीं, हमेशा चलते रहो, बढ़ते रहो. अभी बहुत कुछ और है करने को. And which really helps because I think at times I tend to get lazy. तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि ऐश्वर्या अब और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे. तो यस. और रेड लाइट आ गई. अरे यार ट्रैफिक. मेरे आंसर को खराब कर दिया तुमने. मैं वही है ना, टेनिसन साहब यही कह रहे थे कि मैं गिरना चाहता हूँ ना, उड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ ना. यार क्रेजी फैन मूवमेंट तो आपके मैंने देखे हैं कि बहुत सारे शॉट्स कटे हुए हैं, आप जा रही हैं, लोग आपसे मिलने की तरस रहे हैं, मैं भी खुद तरस रहा हूँ. तो क्रेजी फैन मूवमेंट बताओ जल्दी से. So I think ये मोमेंट तो रिसेंटली हुआ था जहाँ पर मेरी एक स्टूडेंट है जो मुझसे मिलने आई थी हमारी फेलिसिटेशन सेरेमनी पे अपने फादर के साथ. लगता है मेरी बात कर रही है. वो एक लड़की थी. मैं लड़की होने को तैयार हूँ भाई. आप बस प्यारा बोल कर देखिए. So she was the most loveliest creature I'd ever met because she had made a slam book for me. उसने मेरी क्लासेस से मेरे क्लिप्स काट रखे थे और मेरी फेसबुक से मेरे क्लिप्स फोटोज के काट रखे थे, मेरी फैमिली के, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, रूसो, माय डॉग. और उसने उन सब की इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस, वो पर्टिकुलर मोमेंट मान लो जहाँ पर मैंने क्लास में रूसो की बात की है, तो उसने वो मोमेंट लिटरली कैप्चर करके वहाँ पर लिखा हुआ है. मैं क्लास में बहुत सारे शोज और मूवीज रेकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को अपनी आर्ट और क्रिएटिविटी के अराउंड नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए. उसने उन सबके पिक्चर्स एंड वो नेम्स लिखे हुए हैं दैट दीज आर द मूवीज आई वॉच्ड, नॉट वॉच्ड. एंड देन उसकी मॉम ने मुझे एक नजर उतारने वाला एक ब्रेसलेट भी भेजा था. बिल्कुल बनता है, उन्होंने सही काम किया. वो बोलती मैम अब क्लास में आपका बोलते बोलते बहुत बार गला, बिकॉज मेरा इतना हम बोलते हैं तो वो गला बहुत कंसिस्टेंटली खराब रहता है. तो शी सेड कि मैम मैं कोई तकलीफ अभी पानी मैं खुद 10 रुपए की कॉफी. तो यस, आई मीन दैट वाज, आई मीन आई वाज स्पेल बाउंड. एंड मैंने उससे ज्यादा मतलब क्या ही बोलूं. क्या बहुत शानदार. मतलब ये आप बता रहे हैं, मैं बीच बीच में जोक कर देता हूँ और वो फ्लो तोड़ देता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा, मतलब ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है. आई कैन अंडरस्टैंड कि यार इतनी दूर पे कोई बच्चा बैठा है, पता नहीं वो कहाँ बैठा है, वो क्या पढ़ रहा है आपसे, आप पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहा है, और फिर वो सिर्फ स्क्रीन के थ्रू आपसे ऐसा कनेक्ट कर जा रहा है और वो आपकी लाइफ के हिस्सों को, आप जो बोल रहे हैं आपकी बातों पे ध्यान दे रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, आपकी बातों को ध्यान दे रहा है, और वो सारे एफर्ट मार रहा है. इतना थॉटफुल है वो अपने माइंड को लेकर, मतलब अपने टीचर को लेकर, कि वो सारी चीजें करके दे रहा है. अब हमारे पास एक और सेगमेंट है, दिस और दैट सेगमेंट. आपको चूज करना है, बताना है कि कौन क्या. ठीक है? नर्वस कर रहे हो तो मुझे. ओके, अच्छा लग रहा है मुझे कि आप भी नर्वस हो रही हो. एक ही तरफ से क्यों इंसान परेशान रहा है भाई साहब. चलिए बताइए, मार्लो या शेक्सपियर? शेक्सपियर. ओके, शेक्सपियर या ड्राइडन? ड्राइडन. ड्राइडन या पोप? ड्राइडन. ओके, ड्राइडन या डिकिंस? ओह गॉड, ड्राइडन. ओके, ड्राइडन या एमिली ब्रोंटे? एमिली ब्रोंटे. एमिली ब्रोंटे या थॉमस हारी? एमिली ब्रोंटे. एमिली ब्रोंटे या मैथ्यू अर्नोल्ड? मैथ्यू अर्नोल्ड. मैथ्यू अर्नोल्ड एंड देन टी.एस. एलियट. कौन? बस चुकी हैं, बताइए बताइए. Can I take a tie? या बता रहे, आपको आंसर करना पड़ेगा. क्या टाई? T.S. Eliot.
टीएस एलियट यहाँ पे जितवा दीजिए प्लीज। अबे लिटरेचर नुक्कड़, लिटरेचर नुक्कड़ अड्डा 24/7 अड्डा 24/7 गाइस। या तो जनरली हम लोग देखते हैं कि 22, 23, 24 साल के लोग नेट के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अब ये पढ़ाई की जितनी उम्र है उतनी ही मोहब्बत की भी उम्र है। मैं लौट फेर के मोहब्बत तक ही आ जाता हूँ। देखिए मुझे मेरा एजेंडा जो है क्लियर है। मैं आशिक हूँ, मैं मकसद पे आया हूँ। ठीक है, तो जैसे फराज साहब ने कहा था, उसी बात को पीयूष मिश्रा ने भी कोट किया है और उन्होंने बोला था कि भाई वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम दोनों में मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो स्टूडेंट्स की लाइफ में भी ऐसा ही हो जाता है कि कुछ इश्क करते हैं और कुछ काम करते हैं और दोनों तंग आकर दोनों का अधूरा छोड़ देते हैं। ना करियर बन पा रहा है ना बंदी पट पा रही है। तो क्या हो रहा है, क्या है उसका सोल्यूशन? किस चीज पे ज्यादा ध्यान दें? अब है, आई थिंक तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। Okay, जो तुमने कहा कि 50-50 कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में हर चीज का एक वक्त होता है, मुझे ऐसा लगता है। और आप अगर उसको उस पीरियड में पूरी शिद्दत, पूरी मैडनेस से परस्यू करो, आप तभी उसकी ग्रेटेस्ट हाइट्स तक पहुंच सकते हो। और ये फैक्ट है। हाँ. अगर मुझे कोई इंसान अदरवाइज बोलने को कह रहे हैं तो आई मीन आई वुड नेवर अग्री विद देम। देयर इज नो अदर वे टू इट। एक्सेलेंस के लिए एंड उस सक्सेस के पीक तक पहुंचने के लिए एक जुनून होना चाहिए, एक मैडनेस होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए। जहां पर आप बोल रहे हो नींद भी नहीं पूरी हो रही है तो ना हो, तबीयत भी आपकी, वो हेल्थ भी उस वजह से खराब होने लग जाती है, वो भी चलता है। लेकिन अगर वो सब करते 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 एक पॉइंट आता है जहां पर आप कह रहे हो कि आप एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हो कि यहाँ पर इस काम में, इस पोजीशन में आपसे बेहतर कोई नहीं है आसपास, देन मैं उसके लिए नींदें उड़ाने को भी तैयार हूँ, मैं उसके लिए तबीयतें खराब करने को भी तैयार हूँ। बट वो पीक पे पहुंचना है तो पहुंचना है। एंड ये आई थिंक ये क्वेश्चन है जो रिसेंटली बहुत पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट कल्चर्स में बहुत डिस्कस होता है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही है। सो देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस की अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं, ऐसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं जहां पर किसी भी वक्त आपको रिप्लेस किया जा सकता है या किसी भी वक्त 1000 लोग आपके कॉम्पिटिशन में हैं और आपको उस पर टॉप पे रहना है, देन आप 60-70% दे ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने 60% दिया, आप 60% पे अटके रह जाएंगे। आपने 80% दिया, आप 80% पे अटके रह जाएंगे। आपको अगर नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचना है, आपको 100% देना पड़ेगा। एंड देयर इज नो अदर वे टू इट। ठीक है? सो जो भी, अगर आपको इश्क करना है और आप आधा अधूरा कर सकते हैं तो कर लीजिए। क्योंकि अगर वो पूरे इश्क में पड़ेंगे तो फिर काम को अपनी माशूका नहीं बना पाएंगे। जैसे मेरी जिंदगी में इस वक्त माय 100% कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप इज सो मच ऑन माय वर्क दैट आई हैव लिटरली डेडिकेटेड लाइक पास्ट 2 to 3 years जब से मैं अड्डा में आई हूँ। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी से काम को डेडिकेट कर दी है। एंड उससे मैं बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकी हूँ लोगों की जिंदगी में, और मुझे अभी आगे भी और बहुत कुछ करना है। एंड कोई भी चीज़ जो मेरे रास्ते में आती है, जो मुझे लगता है जो मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है या मेरे काम के लिए डिस्ट्रैक्शन है, मैं उन चीज़ों को अपने रास्ते से हटा देती हूँ। क्योंकि गोल है जिसको अचीव करना है, जब तक वो अचीव नहीं होगा ना, कॉल मी मैड, कॉल मी रिलेंटलेस, कॉल मी एडमेंट, कॉल मी वॉट, बट ये मुझे करना है और ये मैं करके रहूंगी और रास्ते में कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल, ये इस सवाल का जवाब था। तो आप अपने हिसाब से समराइज कर लीजिए कि भाई ये सवाल का मैम ने जवाब दिया कि भाई अपने रास्ते में जो भी आ रहा है ना उसको हटा दो, आप काम पे लग जाओ, काम कर रहे हो, इस पेपर को क्रैक करना, इस पेपर पे लग जाओ। लेकिन मैंने इनके आंसर से क्या समझा है कि इनका कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ अपने काम से कमिटेड है। मजे आ गए। और मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, मैं छोटा सा हूं, मैं आपके बस्ते में आ जाऊंगा। ये मत डलवाना भगवान, मेरे मम्मी पापा भी देखेंगे इस इंटरव्यू को। सो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या मैम, आप आए यहाँ पे। एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यार क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप यूजीसी नेट जून 2025 के स्टूडेंट्स को? यूजीसी नेट जून एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने अभी कहा कि वो दो नाव पे पैर सवार नहीं करना है आपको। यू हैव टू, this is the time to put all your eggs in this one basket. आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, आई सजेस्ट आप 1-2 महीने का ब्रेक ले लें। आप कुछ भी और कर रहे हैं, आप अपने सब चीज़ों को साइड में रखकर इस वक्त बहुत अच्छे से पढ़ लें। ये 45-50 डेज का जो ब्रैकेट टाइम आपको मिला है, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। पेपर 1 के बहुत सारे PYQs रिवाइज करें, इंग्लिश के सिलेबस को लिमिटेड पढ़ें, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको पक्का कर लो। एक चीज़ को 10-10 बार पढ़ो रादर देन 10 चीज़ों को एक बार पढ़ना।
किसी एक टीचर की गाइडेंस रखो, उनकी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करो। अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो 100% मुझे फॉलो करो, आप किसी और टीचर के पास जा रहे हो 100% उनको फॉलो करो। बेसिकली क्योंकि सिलेबस नहीं है तो हर टीचर अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बताएगा और वो आपके लिए वर्क कर सकती है। सो जिस टीचर की स्ट्रैटेजी सूटेबल लग रही है उसको बिगनिंग टू एंड फॉलो करो 100%। और बस जब भी डीमोटिवेटेड फील करो, याद रखना कि मोटिवेशन हमेशा जिंदगी में काम नहीं आती है, वहाँ मदद करती है हैबिट और डिसिप्लिन। अगर आज सुबह उठ के मेरा पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा, देन माई इमोशंस कांट डिक्टेट माई एक्शंस। पढ़ना मुझे फिर भी है, ये मेरी हैबिट होनी चाहिए, ये मेरा डिसिप्लिन होना चाहिए, एंड इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड और किसी भी चीज़ के लिए आप अभी I suggest to you, मतलब this is my if you could incorporate it in the future, कि स्टूडेंट्स के लिए एक फोरम हमेशा ओपन रखना। आपका खुद का एक चैनल है, मैं कुछ नॉर्म्स के अंडर वर्क करती हूँ तो मैं बहुत चीज़ें नहीं भी कर पाती, बट क्योंकि आपके पास खुद का एक इंडिविजुअल चैनल है, हमेशा स्टूडेंट्स की वॉइस बन के रहना, स्टूडेंट्स के लिए एक फोरम हमेशा ओपन रखना, स्टूडेंट्स जहाँ आकर अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकें। आज आपने मुझे बुलाया, मैं चाहती हूँ आपके अगले पॉडकास्ट में 10 आपके ऐसे स्टूडेंट्स हो जो एक्चुअली रियल नेट एस्पिरेंट्स और हम उनसे बात कर सकें। मुझे भी प्लीज उसमें इनवाइट करना, मैं खुद उनसे बात करना चाहूंगी। सो यस दैट्स दैट। तो आई थिंक अब रैप अप करते हैं इसको पॉडकास्ट को। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको मुझसे बात करके मजा आया? मुझे इतने टाइम बाद मुझे लग रहा है कि मैं इतना लाइवली फील कर रही हूँ और किसी के साथ इतनी एक एंड लिव इन कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। क्या बात कर रही हैं? आई स्वेयर, थैंक यू सो मच। ऐसा तो मुझे मेरी माँ ने नहीं बोला। खैर वो क्यों ही बोलेंगी, पापा को बोलेंगी जो भी बोलेंगी। घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, मैं दाल बराबर घर पे मतलब अपने। ओके, सो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या मैम। ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट में आपसे थैंक यू कहना चाहता हूँ यार। ये ड्रीम है, हिंदुस्तानी ख्वाब है, और उस हिंदुस्तान के अंदर मैं अपने एक ख्वाब जी रहा हूँ। ये मेरे लिए ख्वाब है सचमुच में। आप मेरे सामने बैठे हैं, ये सेटअप है मेरे पास, और मेरा कुछ भी रोल नहीं है इसमें। मेरे पास ना तो साधन है, ना मैं ये सब चीज कर सकता हूँ, ये पूरा सेटअप कर सकता हूँ। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। नो, इट्स ट्रस्ट मी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अडा 24/7। थैंक यू सो मच अडा 24/7 मुझे भी ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। आई मीन ये रिसोर्सेज, ये ह्यूमन रिसोर्सेज, ये लॉजिस्टिक्स, ये सेट, ये सब कुछ मेरा नहीं है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का है। थैंक्स टू आवर कंपनी ओनर्स, आवर फाउंडर्स फॉर हैविंग अ ब्यूटीफुल विजन, जहाँ पर मुझ जैसे और आप जैसे न्यू कमर्स को मौका दिया। अभी ट्रस्ट मी, अब से 3 साल पहले मैं भी एक न्यू कमर ही थी, और मैंने भी जो बिल्ड किया है वो यहीं पर इसी स्टेज, इसी प्लेटफॉर्म से किया है। एंड वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट वी हैव। तो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या मैम और अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच गाइस। मोहब्बत हो गई मुझे ऐश्वर्या मैम से भी और अड्डा 24/7 से भी, भाई बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आप बोलेंगी ये बात कि मैम जो भी कैमरा, कौन सा कैमरा है? ये वाला, ये कैमरा है। ओके, तो उसमें बोल दीजिए प्लीज यार, लिटरेचर को सब्सक्राइब करें, वो वाला। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लिटरेचर से प्यार हो जाएगा अगर अभय की वीडियोस देख लोगे तो। डेली अभय की वीडियोस देखने के लिए और लिटरेचर को नए नजरिए से, फन वे में समझने के लिए सब्सक्राइब कर लो इनके यूट्यूब चैनल लिटरेचर नुक्कड़ को राइट अवे, राइट नाउ। थैंक यू सो मच। और अगर कोई कसर रह जाती है तो भाई साहब अड्डा 24/7, यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी, ऐश्वर्या मैम द बिगेस्ट टीचर इन इंडिया आपके सामने मौजूद हैं, करिए उनको सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, टेक केयर।